नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष परिचर्चा में आज एक बार फिर चर्चा बिहार की। सुशासन बाबू के राज में अपराधियों का दुशासन सर चढ़कर बोल रहा है, और इन सब के बीच इनकाउंटर मॉडल पर कहीं बिहार का प्रशासन तो नहीं चला गया। दरअसल पटना में जिस वक्त हम अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त इनकाउंटर की कार्रवाई चल रही है। और इस इनकाउंटर की कार्रवाई के साथ साथ बिहार का सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का जो दावा है, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अपराधियों के गैंगवार की बात कही जाती थी। अपराधियों का गैंगवार, ठीक है, मोटे तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कहीं अपराध मुक्त 100% कोई राज्य हो जाए। गैंगवार दो अपराधियों के बीच में होता है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है। उसको कानून व्यवस्था की स्थिति से उस तरह से हम नहीं जोड़ सकते जिस तरह से जोड़ा जाता है। लेकिन ये क्या कि पटना शहर में दिन दहाड़े अपराधी घुस जाए, इसे हम कैसे नहीं मान सकते कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है? क्या इसे जंगल राज पार्ट 2 माना जा सकता है? क्या जंगल राज पार्ट 2 की आहट मानी जा सकती है? इन सब सवालों पर हम चर्चा तो करेंगे ही। चर्चा हम इस बात की करेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी के एक नाराज विधायक, उनके जिस पार्टी में जाने की चर्चा थी, अब वो पार्टी एनडीए में ही है, उस पार्टी में वो जा नहीं पा रहे, लेकिन उस पार्टी के सांसद को जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां बकते हुए एक ऑडियो में सुने जा रहे हैं। यदि वो ऑडियो सही है तो उसके आगे जीतन राम मांझी को भी अपने जनाधार पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चोट पहुंचती हुई दिख रही है, और अब वो भी दशरथ मांझी के गांव जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जेडीयू और आरजेडी क्या कर रही है? सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी ही बताएंगे कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है। गाली गलौज भी चल रहा है, तो गठबंधन और लठबंधन भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहला सवाल पटना शहर के भीतर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ऋषि जी, ये गैंगवार का मुद्दा हम इसे नहीं मान सकते। शहर के अंदर अपराधी अगर कोई तांडव करने पहुंचे हैं तो प्रशासन जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और वो जवाबी कार्रवाई इनकाउंटर के रूप में सामने आ रही है। किस तरह से देखते हैं ये पूरा मामला? दरअसल क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार अभिषेक जी। जी देखिए, नमस्कार। मामला कंकरबाग के राम लखन पथ का है। और खबर ये है कि 4 अपराधियों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने के मकसद से या लूट के मकसद से, एक अपराध को अंजाम देने के मकसद से राम लखन पथ पे कोई उपेंद्र कुमार करके व्यक्ति है, उनके घर में घुसते हैं। और जैसे ही कंकरबाग थाने को इसकी जानकारी होती है, कंकरबाग थाने मौके वारदात पे पहुंच के उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा चर्चा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इसमें 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 अपराधी शायद उस उपेंद्र कुमार के घर में छिपे हुए हैं। सवाल देखिए, निश्चित ही राज्य के राजधानी में, वो भी कंकरबाग जैसे पॉश एरिया में, राम लखन पथ पे दोनों तरफ से अपराधी और पुलिस दोनों तरफ से फायरिंग हो रही हो, तो निश्चित ही ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले 2005 से 10 के बीच के कार्यकाल को छोड़ दे तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि अपराधी आया आराम से अपराध को अंजाम देके निकल जाते थे। लेकिन जब से विनय कुमार डीजीपी बने हैं, और विनय कुमार किस मिजाज के हैं कहने की जरूरत नहीं है। विनय कुमार, अभयानंद जी जब बिहार के डीजीपी थे तो विनय कुमार उस समय एडीजीपी हेडक्वार्टर या एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर थे, यदि मैं सही हूं तो। और अभयानंद जी के प्रयोगशाला से निकले हुए ये चर्चित आईपीएस अधिकारी जब से डीजीपी के पद को संभाला है, कहीं ना कहीं जो बिहार में सुशासन बेपटरी हो चुकी थी, उस बेपटरी सुशासन को पटरी पे लाने का काम विनय कुमार जी करते हुए दिख रहे हैं। और कई जगह ऐसा डेवलपमेंट मैंने खुद देखा है। और कंकरबाग में जो घटना हुई है, ठीक है, अपराधी आए, ये बड़ा सवाल है क्योंकि राज्य की राजधानी है, पॉश एरिया है कंकरबाग, वहां 4 अपराधी फायरिंग करते हुए किसी घर में कैसे घुस गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पटना पुलिस तुरंत उनको न्यूट्रलाइज करती है, वहां पहुंचकर
उस घर को घेरा जाता है और ऐसी खबर है कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अपराधी अभी भी छिपे हुए हैं और खबर यह है कि जब 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 हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकाउंटर अपराधी और पुलिस के बीच में हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ देर में जो 2 अपराधी छिपे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जी। तो क्या यही लॉ एंड ऑर्डर लेकर नीतीश कुमार बिहार में चुनाव में जाएंगे? निश्चित ही देखिए 2005 से 10 के बीच के कार्यकाल को छोड़ दें, जिसमें नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का टैग मिला था, उपाधि मिला था, उपमा मिला था। उसके बाद कहीं न कहीं आप देखिए जैसे-जैसे 10 से 15 का देखिए, 15 से 20 का देखिए, तो लॉ एंड ऑर्डर आप कैसे व्यक्ति को आप पोस्टिंग दे रहे हैं, ये भी तो देखिए। डीजीपी उस समय कौन-कौन थे? आप जिले में किन-किन अधिकारी को तैनात कर रहे हैं? सिफारिश पे कर रहे हैं कि उनके टैलेंट या उनके उनके कामों को देख के कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं देखिए, यदि आप कहीं किसी भी मामले में समझौता करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका आपको असर दिखेगा। और ये बात आप भी मानते होंगे, हमारे सम्मानित दर्शक लोग भी मानते होंगे कि 10 के बाद के कार्यकाल में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में खासकर सुशासन को लेकर कहीं न कहीं मतलब क्या कहते हैं, कहीं न कहीं कमियां स्पष्ट दिख रही थी। अब देखिए विनय कुमार जी आए हैं, क्या करते हैं? हालांकि विनय जी को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए मुझे लगता है। देखिए विनय कुमार जी कैसे, जो मतलब एक तरह से सुशासन बेपटरी हो चुका है बिहार में, उसको कैसे फिर से वापस लाते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभिषेक जी, आपकी बात से सहमत हूँ। राज्य की राजधानी में सरेआम अपराधी फायरिंग करते हुए नजर आएंगे, तो ये राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जरूर उठेगा। खासकर मुख्यमंत्री, अब देखिए कंकरबाग और मतलब कंकरबाग पॉश एरिया है पटना का, भीड़ भाड़ वाला एरिया है। जो राम लखन पथ है वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही है। आम लोगों की सुरक्षा का मतलब क्या होगा? लोगों में तो भय का माहौल होगा वहां भी। जी, आप भय के माहौल की बात कर रहे हैं। सबसे सुखद बात यह है कि पटना पुलिस ने आनन फानन में तुरंत अपराधियों को न्यूट्रलाइज कर लिया है। जी। आप न्यूट्रलाइज करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक तरफ सुशासन ही सबसे बड़ा यूएसपी नीतीश कुमार का माना जाता है। हर नेता की एक अपनी यूएसपी होती है। लालू यादव की यूएसपी क्या रही आप जानते हैं? कोई बिहार में जंगल राज, जो कथित जंगल राज कहा जाता है, वो उनकी यूएसपी नहीं थी। लालू यादव की यूएसपी थी हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बातें कह जाना, जिसका सामाजिक परिणाम बहुत बड़ा होता था और उससे एक बड़े वोट बैंक का निर्माण होता था। नीतीश कुमार की यूएसपी रही है कम बोलना और अच्छा प्रशासन देना। हर नेता की एक यूएसपी है। नरेंद्र मोदी की यूएसपी भी आप जानते हैं कि क्या है? जब बोलते हैं तो फैक्ट चेक की किताब खुलवा देते हैं। उनकी भी यूएसपी है कि भाई जो बोल रहे हैं आंख मूंद के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो हर नेता की एक यूएसपी है। जो रामविलास पासवान की क्या थी? सबसे बढ़िया इलेक्शन सर्वे वही माना जाता था आमतौर पर, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिधर रामविलास पासवान अलायंस में होते थे। तो नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, उस यूएसपी पर तो सीधे सीधे डेंट पड़ रहा है। देखिए अभिषेक जी, आप किस तरह से चुनाव में जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, आप मेरे बात से सहमत होंगे, खुद नीतीश कुमार भी सहमत होंगे कि ब्यूरोक्रेसी इन दिनों जो है, जो लोकतंत्र का जो सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, उस पे कहीं ना कहीं हावी है। मैं आप छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, आप कहेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय किसी विषय को लेकर डीएम मुजफ्फरपुर डीएम को उसी शिकायत को उठा के सीधे फॉरवर्ड करती है और आज तक हमारे जो सम्मानित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के हैं, सीएम सचिवालय द्वारा फॉरवर्ड किए गए मेल का ना उस शिकायतकर्ता को जवाब भेजे हैं, ना मुख्यमंत्री को जवाब भेजे हैं कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या कार्रवाई किया। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा भेजे गए ईमेल को डीएम जो है रत्ती भर वैल्यू नहीं करते हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा? आप बता दीजिए। जो तमाम बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, कोई लाल डायरी वाले, कोई पीला डायरी वाले, मैं उनको दावा करता हूं कि वो डीएम किसी जिले के डीएम एसपी को फोन लगा कर देख ले और ये मत बताएं कि हम पत्रकार हैं, लाल डायरी वाले पत्रकार है या पीला डायरी वाले।
और जिलाधिकारी और एसपी फोन उठा ले। जी ऋषि जी, तो एक चीज बताइए। ब्यूरोक्रेसी, जब तक लोकतंत्र पे ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगा तो इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही आपकी है। आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया। इन ब्यूरोक्रेसी डीएम एसपी जो जिले में तैनात हैं या तमाम विभाग के जो सुप्रीमो बैठे हुए हैं बड़े बड़े बंद एसी कमरों में, उनको मैंडेट नहीं दिया है, आपको नीतीश बाबू मैंडेट दिया है। और आपके सचिवालय से जारी किया गया, फॉरवर्ड किया गया कोई शिकायत, उस पर ना आपको रिस्पांस दिया जाता है, ना शिकायतकर्ता को रिस्पांस दिया जाता है। तो आप समझ जाइए क्या हाल है पूरे बिहार का। मतलब ऋषि जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में मन बढ़ू देशज शब्द है, जिसका मन बढ़ जाना। मन बढ़ू अपराधी ही नहीं है, मन बढ़ू ब्यूरोक्रेसी भी है। मैं एक बात करके खत्म करूंगा। नो डाउट नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं। आज तक यदि 20-25 साल के उनके कैरियर को देख लीजिए, पॉलिटिकल कैरियर को देख लीजिए, खासकर मुख्यमंत्री काल के उनके पीरियड को देख लीजिए, एक भी आरोप उन पे नहीं लगे हैं। यही उनकी यूएसपी रही है। लेकिन उनके छत्रछाया में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल में आपने देखा बेतिया डीओ के यहाँ 3.5 करोड़ कैश गिनने में कई घंटे लग जाएंगे भैया। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से 3.5 करोड़ का कैश मिलेगा। एक आपके प्रखंड शिक्षा अधिकारी 22 लाख की गाड़ी से चलेंगे। कहां से आता है ये पैसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही कि कहां से आता है पैसा। खैर, सियासत में पैसा कहां से आता है ये भी सवाल है, और सियासत में दम्भ और घमंड कहां से आता है ये भी सवाल है। ऋषि जी, एक विधायक जी की क्लिप वायरल हो रही है। उन्हें कुछ लोग कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का विधायक। मैं उन्हें जनता दल यूनाइटेड का विधायक इसलिए नहीं मानता, पूरा बिहार जानता है इस बात को, कि वो सिर्फ विधानसभा के रिकॉर्ड में भी जनता दल यूनाइटेड के हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जीते थे। ये लोकसभा चुनाव के पहले से तय है कि जेडीयू उनको टिकट नहीं देने जा रही है। वो किसी दूसरे दल से टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं, ये बात भी सभी जानते हैं। परबत्ता जो खगड़िया लोकसभा सीट के अधीन है, वहां के जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव, और वो वहां के सांसद राजेश वर्मा, उनके ऊपर किसी व्यक्ति से बात करते हुए उनका जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, वो उसमें इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल है जो आमतौर पर कम से कम फोन वगैरह पर तो नहीं की जाती। कई बार हम लोग भी आपा खो देने पर कुछ बातें बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस स्तर की भद्दी भाषा आमतौर पे नहीं बोलते। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो भी एक सांसद के प्रति, वो भाषा सभ्य नहीं मानी जा सकती। आपको उत्तर प्रदेश का जूता कांड याद होगा, एक विधायक और सांसद के बीच का विवाद, याद है? बिल्कुल याद है ना? और त्रिपाठी जी थे, वो आमने सामने थे तो जूता कांड हो गया। वो आमने सामने थे तो जूता कांड हो गया। यहाँ फोन पर जो भाषा है, अगर कल्पना कीजिए कि अगर दोनों आमने सामने होते, विधायक महोदय सांसद महोदय, और वहां इस तरह की तलखी होती तो क्या होता? क्या लगता है मामला... ये मौजूदा जो जेडीयू से असंतुष्ट विधायक हैं, जिनका टिकट करीब करीब कटना तय हो चुका है, वो असंतुष्ट विधायक महोदय सांसद महोदय के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द, बनिया और उसके आगे क्या बोल रहे हैं उसको भी छोड़ दीजिए, जो जाति सूचक शब्दों के साथ कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए? आप डॉक्टर संजीव क्या प्रवक्ता से जो विधायक है डॉक्टर संजीव, उनकी बात कर रहे हैं। और देखिए इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, और नो डाउट डॉक्टर संजीव हो गए या दिलीप राय हो गए, सुरसंड के जो विधायक है, उन तमाम विधायकों में से थे जो विश्वास मत के समय उन्होंने एक तरह से पार्टी के साथ धोखा किया था। उनको कैसे और किस प्रकार से लाया गया था कहने की जरूरत नहीं है, इसमें बीमा भारती भी थी। सवाल एक मेडिकल कॉलेज को लेकर है, और एक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संजीव जो चाहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज उनके विधानसभा क्षेत्र में खुले। ये जो सांसद साहब हैं वो चाहते हैं उनके एरिया, मतलब जिस विधानसभा में उनका मतलब घर है, उसमें वो उस मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो। दूसरी बात,
बात यदि देखिए तो डॉक्टर संजीव तो उन लोगों में से हैं, पहले खुद वो एलजीपी से दावेदार थे, चाह रहे थे कि चुनाव लड़े और उन्होंने इसका प्रयास भी किया। जब उनको टिकट नहीं मिला तो जिनको टिकट मिला उनके लिए इन्होंने ही खुद दावा किया था कि मैंने टिकट दिलाया है। डॉक्टर संजीव के यदि पुराने बयानों को देख लीजिए, जो एलजेपी से खगड़िया के सांसद हैं वर्मा साहब, उनको लेकर ये दावा तो बड़े बड़े दावा तो डॉक्टर संजीव खुद ही कर रहे थे कि भाई ये एलजीपी से इनको मैंने चिराग पासवान से कहकर टिकट दिलाया है। और अब डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि मतलब कई मतलब जो होता है पीटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन कौन भाषा में, बोरा कहते हैं, चॉकलेट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो दिया गया है तो मतलब टिकट के लेन देन में। अब तो डॉक्टर संजीव जानेंगे जो आरोप आप लगा रहे हैं लगाइए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लगाइए आरोप प्रत्यारोप जितने लगाने हैं। आप देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा था। प्रवक्ता से इस बार संभावना है कि जो नीतीश कुमार के जो दूसरे भतीजे हैं यानी सम्राट चौधरी, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। थोड़ा उससे भी थोड़ा ये जो है डॉक्टर संजीव खींचे हुए हैं। नहीं वो लड़े ना लड़े, संजीव का टिकट कटना तो तय है। ऐसे भी संजीव कुमार, हाँ डॉक्टर संजीव का टिकट कटना एक तरह से तय है, जिस प्रकार से उन्होंने रिस्पांस दिया था विश्वास मत में पार्टी के साथ, नीतीश कुमार के साथ। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अब सम्राट चौधरी की वहां एंट्री हो रही है तो खासे परेशान भी हैं अपने भविष्य को लेकर। लेकिन मैं आपको आपके बात से सहमत हूं, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लाखों लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप समाज के लिए आइकन होते हैं, समाज के लिए एक समाज के लिए आइडल होते हैं। और यदि आप इस प्रकार का भाषा का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैसेज समाज में जाता है वो गलत मैसेज आता है। तो इन शब्दों से और इन शब्दावलियों से सांसद विधायकों को बचना चाहिए। जी खैर बचना चाहिए, लेकिन तमाम मीडिया पोर्टल जिस तरह से दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक, तो इसलिए मैंने कहा कि पार्टी के विधायक तो हैं, लेकिन पार्टी में बस वो तकनीकी तौर पर ही है। ये तथ्य ये है और स्वाभाविक है कि जो बातें हुई है। देखिए ना, आप देखिए, अब जेडीयू के जो विधायक हैं डॉक्टर ये दिलीप राय, कई बार तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। चर्चा ये भी है कल सीतामढ़ी में थे तो गुपचुप तरीके से उन्होंने मुलाकात भी की है। ऋषि जी तकनीकी तौर पर तो चेतन आनंद भी राजद के विधायक है। किसके विधायक? आप सुन तो लीजिए, आप कहानी सुन तो लीजिए, इंटरेस्टिंग दर्शकों के लिए मैं बता दूं, कल दिलीप राय ने तेजस्वी यादव से पर्दे के पीछे मुलाकात की है। दिलीप राय रूनीसैदपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से जेडीयू के पंकज मिश्रा विधायक हैं, और वहां पे एक पूर्व शिक्षा मंत्री के पुत्र हैं एंटोनी साई, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। चर्चा में ये भी है कि संजय यादव से उनकी मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। तो ये तो खेला बेला तो चल ही रहा है। अब डॉक्टर संजीव तेजस्वी यादव के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं या किस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो व्यक्ति नीतीश कुमार को गच्चा दिया है, नीतीश कुमार तो कम से कम गठबंधन में तो टिकट नहीं लेने देंगे। हाँ, ये चाहे वो एलजीपी हो, हम हो, हाँ टिकट तो नहीं लेने देंगे। और जिस प्रकार से डॉक्टर संजीव के रिलेशन वहां के सांसद से डेवलप हो रहे हैं, वो भी उनके शुभ संकेत नहीं है। हालांकि डॉक्टर वर्मा साहब जो हैं, जो सांसद हैं, वो भी किस बैकग्राउंड से कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने खबर चलाई थी जब उनको टिकट मिला था। हम लोग उन पत्रकारों में से किसी से डरते नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जो और उसको हाईकोर्ट की टिप्पणियां दिखाने या बताने की जरूरत, जी हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो तो अपनी जगह थी। खैर वो मुद्दा, आप संजीव को मैं ही कह रहा हूं कि डॉक्टर संजीव कुमार जो विधायक है, उनको अगर सांसद को घेरना था तो उन तमाम चीजों को, जो हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, गुंडा बैंक का जिक्र है, वो सब करके घेर सकते थे। आलोचना के लिए कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उसकी आलोचना के लिए शब्दों की कमी नहीं पड़ती है, सभ्य शब्दों की। और इस तरह की वो शब्दों की कमी, नीतीश कुमार की आलोचना होती है, होनी भी चाहिए। नीतीश कुमार बार बार सहयोगी दल बदलते हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति को, महात्मा गांधी का नाम लेकर सिद्धांत विहीन राजनीति का पोषण करते हैं। ये सारी चीजें आलोचना के योग्य है। लेकिन आलोचना अब नीतीश कुमार की कोई कहे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करेंगे, नीतीश कुमार निजी तौर पर भ्रष्ट है।
ये लोग भी नहीं, ये तो गलत। ये तो लेकिन हंसेंगे नीतीश लोग, कुमार की विश्वास नाक के विश्वास नीचे वाले। बिहार में भ्रष्टाचार, लेकिन नीतीश कुमार की नाक के नीचे बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, ये बात भी 100% सही है। इस बिल्कुल बात से सही है, किसी को इनकार थोड़े ना है। ये तो बिल्कुल आलोचना के सही लिए है। तो नीतीश कुमार की आलोचना के लिए तमाम चीजें हैं। लालू नीतीश यादव कुमार के के परिवार। कार्यकाल में नीतीश कुमार के कार्यकाल में अभिषेक जी कई चूहे बिलार हो गए हैं। जो साइकिल से चलते थे वो फॉर्च्यूनर से चलने लगे हैं। जिनके पास घर जी नहीं था वो बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं। किसी के लंदन, किसी जी के अमेरिका में मकान है। हम्म तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश हम्म कुमार पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं है, ये बात तो तमाम विपक्षी पार्टी भी मानते हैं। ये अमित हम्म शाह, नरेंद्र मोदी चाह के भी इनको मतलब यदि यदि खेमा बदलते हैं तो ईडी, हम्म। सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग नीतीश कुमार पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं नीतीश नहीं कुमार का जो व्यक्तिगत ऋषि जीवन जी, है वो बिल्कुल साफ है जी। ऋषि जी, लेकिन एक बात बताइए, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। सीईओ ऑफिस और रजिस्ट्रार के ऑफिस से लेकर के डीईओ ऑफिस और जहां चले जाइए, अरे जो आप भ्रष्टाचार आपने पल रहा है, ऋषि जी एक मिनट, जो भ्रष्टाचार पल रहा है उनकी नाक के नीचे, और नीतीश कुमार भीष्म पितामह की तरह ऊपर बैठ के कहें कि हाँ, मैं तो बस हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं, तो ये अप्रोच तो नहीं आ, चलेगा। आपने सीओ की चर्चा की। आप कल की खबर बता दो। कहीं मैं हम्म खबर देख रहा था कि एक महिला सीईओ है बिहार में, किस ब्लॉक, किस जिला की है मुझे याद नहीं है। 58 लाख घूस मांग रही हैं किसी मामले में। अब समझ जी लीजिए एक सीईओ की इतनी हैसियत हो गई कि किसी मामले को सलटाने के लिए मुंबई के भाषा में 58 लाख की घूस की पेशकश उन्होंने मांग की है। अब समझ जाइए कितना आमदनी, कितना इनकम है लोग। ऋषि जी, सवाल एक और है कि आखिर राहुल गांधी बिहार में बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी के जनाधार पर सबकी नजर है। बिहार में जाति जनगणना के बाद उनके समुदाय का 3% वोट है, और उसके वो नेता माने जाते हैं। और जब उसके वो नेता माने जाते हैं, तो उसी समुदाय के एक बड़े आइकन रहे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को, उनके परिवार को, उनके बेटे को राहुल गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन कराया, और कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद अब उनके इलाके में राहुल गांधी आ रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मूव को आप देख रहे हैं कि आखिर कौन सी धारा पर जा रही है बिहार की राजनीति? आपने बिल्कुल सही कहा। इन दिनों कांग्रेस जो है खासकर बिहार को लेकर बहुत ही फोकस है। आपने देखा विगत 1 महीने के अंदर राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं, और चर्चा ये है कि विगत कुछ दिनों में राहुल गांधी जो दशरथ मांझी हैं, माउंटेन मैन, उनके परिवारजनों से उनके गांव जाके मुलाकात कर सकते हैं। ये बिहार के राजनीति में एक बड़ा मैसेज होगा, खासकर तब जब राहुल गांधी वंचितों को लेकर, दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, पिछड़े अति पिछड़ा को लेकर जिस प्रकार से आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। और इन दिनों फोकस में है राहुल गांधी के लिए खासकर बिहार। आप देखिए विगत 2 महीनों में एक विनोद चौधरी के कार्यक्रम में, और उससे पहले भी राहुल गांधी आए थे, जिसमें लालू यादव से भी मुलाकात हुई थी। अब आप देखिए अब कांग्रेस कितने एक्टिव हैं बिहार में, इन चीजों को देखिए। 20 को जो नए नवनियुक्त प्रभारी हैं वो आ रहे हैं। 22 को जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बाद राहुल गांधी का फिर से बिहार में एंट्री हो रही है। खासकर उस परिवार से मिलने जा रहे हैं जिनका बिहार में खासकर एक समाज को लेकर वो एक समाज के आइकन हैं। सिर्फ माझी समुदाय से उसको जोड़कर मत देखिए, दलित, महादलित, और उससे भी ऊपर उठ के देखिए तो पूरे बिहार के आइकन है दशरथ राम मांझी, माउंटेन मैन। उनके परिवार से राहुल गांधी मिलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और ये डेट 1-2 दिनों में जो तारीख है वो करीब करीब फाइनल हो जाएगा कि कब राहुल गांधी आएंगे। लेकिन प्रोग्राम तय है, दशरथ मांझी के परिवार से राहुल गांधी मिलने उनके गांव जाएंगे जी। एक आखिरी सवाल, जब ये सब कुछ चल रहा है, एक तरफ इनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ सांसद को गाली चल रही है, तीसरी तरफ राजनीतिक गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, अब सवाल ये उठता है कि जो बिहार की राजनीति के जो मेन प्लेयर है, कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों क्या कर रहे हैं अभी? कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस और नहीं, जेडीयू राजद और जेडीयू, राजद और जेडीयू।
देखिए, यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं एक दूसरे को गुड फील करा रहे हैं। अभिषेक जी, थोड़ा मैं आपका ये चाहूंगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि एनडीए में जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं वो एक दूसरे को गुड फील करा रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार बयान दे रहे हैं कि हमसे 2 बार पूर्व में गलतियां हो गई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यानी बीजेपी को गुड फील करा रहे हैं कि भैया मैं आपके साथ ही हूं। और दूसरी तरफ बीजेपी भी नीतीश कुमार जी के राह पे चलते हुए उनको गुड फील करा रही है कि भैया आपके ही लीडरशिप में चुनाव होगा, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके लीडरशिप में चुनाव होगा, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड नहीं बताएंगे। कल भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की कि जनरल सेक्रेटरी के मीटिंग में जिसको जेपी नड्डा चेयर कर रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। उसमें ऐसा कहा जाता है कि निर्णय लिया गया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और पार्टी गठबंधन जीती है तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे, लेकिन ऑफिशियली घोषणा नहीं हो पा रही है। तो एक दूसरे को गुड फील कराया जा रहा है और चर्चा ये है कि साथ में ये जरूर चुनाव लड़ेंगे। ये करीब करीब 80-90% तय है कि साथ में जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद एक दूसरे को गच्चा देने का प्लान भी बन रहा है। और लालू यादव ने बयान जो पूर्व में दिया यूं ही नहीं दिया था कि हम जो हैं, हम सब जो हैं भाजपा को बिहार में सरकार थोड़ी बनाने देंगे। तो उस हम सब में लालू के अलावा नीतीश कुमार भी हैं, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले नहीं जी। और यही प्लान बीजेपी का भी है। सुन लीजिए, यही प्लान बीजेपी का भी है। बीजेपी गाय बगाए ये चाहती है कि इतना संख्या खुद का आ जाए, उसके बाद एलजेपी और जीतनराम मांझी तमाम लोगों को मिला के इतना संख्या आ जाए कि नीतीश कुमार को हम सबक सिखा सकें। सब हमें शब्दों पे ध्यान दीजिए, सबक सिखा सकें। और जेडीयू के अंदर ही एक ऐसा धारा तैयार किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। हालांकि वो तो जो तोड़ने वाले हैं वो समझ चुके हैं, जो उनके साथ टूट के आएंगे उनको समझाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। और मैं आज एक बड़ी खबर बता दूं कि जेडीयू में वह धारा जो बीजेपी के साथ जाने के लिए आतुर है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार जेडीयू के राजनीति में निशांत, यानी नीतीश कुमार के जो पुत्र है निशांत, उनकी लॉन्चिंग हो। यदि निशांत की लॉन्चिंग होगी तो जेडीयू में जो टूट की खबर है कि आफ्टर नीतीश कुमार कौन, जी, उस भंवर के जो बादल हैं, एक कंफ्यूजन का जो बादल है वो छट जाएगा। क्योंकि जो समाज नीतीश कुमार के पीछे गोलबंद है, इन तमाम नेताओं के पीछे गोलबंद नहीं होगा, चाहे वो ललन सिंह हो या तमाम XYZ कोई भी हो, जो सपना देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद वही सर्वे सर्वा है। तो जो समीकरण जो 17-18% का चंक नीतीश कुमार के साथ है, अब समाज के लिए कितने बड़े आइकॉन है नीतीश कुमार की समझ सकते हैं कि उस समाज को लगता है कि मेरे समाज से आने वाले एक लड़का राष्ट्रीय फलक पे प्रधानमंत्री का सपना दिखता है, प्रधानमंत्री बन भी सकता था जी। क्या वह समाज उस नेता को छोड़कर किसी अन्य नेता के पीछे गोलबंद होगा अभिषेक जी? तो ये समझने की जरूरत है। ऋषि जी, जेडीयू बीजेपी एक दूसरे को एक लाइन करके खत्म करूंगा। जेडीयू बीजेपी एक दूसरे को गुड फील करा रहे हैं, बादल पर क्या कहते हैं, ठंडक ठंडक पानी का छींटे मार रहे हैं और गच्चा देने का भी प्लान चल रहा है। ठीक है, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद। चलिए अब देखते हैं कौन किसको गच्चा देता है। सियासत में गच्चा देने का खेल चलता रहता है, लेकिन गच्चा देने की बात आज तक जब सामने आई है बिहार की राजनीति में, तो याद रखिए चच्चा को गच्चा देना बहुत आसान काम नहीं है बिहार में। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, चच्चा को गच्चा देना आसान काम नहीं है, इतना आसान नहीं। और चच्चा को न कोई अच्छा से अच्छा गच्चा दे पाता है और न ही बच्चा गच्चा दे पाता है। और बिहार के लोग बहुत बखूबी समझते हैं कि चाहे कहीं से कोई आ जाए लॉबी बना करके, चच्चा को गच्चा इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। लेकिन होता है, बड़े बड़े सूरमा कई बार मात खा जाते हैं, क्या पता चच्चा को गच्चा भी मिल जाए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा है, अगर वो पूरा होने के करीब पहुंचती है तो गच्चा तो चच्चा को मिल ही जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में बच्चा क्या करेगा? तो गच्चा, चच्चा और बच्चा, इन्हीं के बीच में बिहार की सियासत फंसी हुई है। देखते जाइए कहाँ क्या होता है, किस प्रकार से परिस्थितियां बदलती है। फिलहाल पटना से अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि इनकाउंटर चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, और उस इनकाउंटर के बाद आगे किस रूप में पटना पुलिस और बिहार पुलिस का बयान आता है, उसकी हमें प्रतीक्षा है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।